नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार इसलिए कि आप लोग वीडियो देख भी रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। और धन्यवाद बहुत बहुत इसलिए कि जहाँ कहीं शंका हो रही है या कोई समस्या आ रही है तो उसके समाधान के लिए आप लोग फ़ोन कर रहे हैं। शिकायतें भी आ रही है और विशेष करके शिकायतें इसलिए आ रही है और उनकी तरफ से आ रही है जो मुझसे अब अब जुड़ रहे हैं। और यह जुड़ाव यह बताता है कि जो है जो मेरे आरंभिक शिष्य रहे हैं वे मेरा वीडियो देख ही नहीं रहे हैं, दिखा भी रहे हैं। तो जो देख पहले से मुझसे जुड़े हुए हैं तो उनको तो कोई शिकायत नहीं रही है कि मैं अटकता हूँ या हकलाता हूँ। जो नए लोग जुड़ रहे हैं तो उन लोगों से मेरा एक कहना है कि जो आपके कानों को कुछ जो है खटकने वाले शब्द मिल जा रहे हैं और विशेष करके वे शब्द जो लुंठित ध्वनियों से और उष्म ध्वनियों से बने हुए हैं, जैसे र, ड़, ढ़, ल, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स से बने हुए शब्दों के उच्चारण में मुझे अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ती है। कारण ये है कि मेरी जिह्वा में ही थोड़ा दोष है, जीभ जो है आगे सटी हुई है। तो उच्चारण तो मैं सही करता हूँ पूर्णतया में और पूर्णतः शुद्ध शास्त्रीय और व्याकरणिक दृष्टि से उच्चारण करता हूँ, मगर इन वर्णों से, इन ध्वनियों से बने हुए शब्दों के उच्चारण में अतिरिक्त सावधानी बरतने की वजह से अटकना पड़ता है, रुकना पड़ता है। और चूँकि ये भी है कि संवाद के 3 आयाम हैं, वाचन, श्रवण और माध्यम, यानी कि बोलना, सुनना और निर्वात में यानी कि जो है भैकम में तो कुछ जो है आवाज़ एक स्थान से दूसरे स्थान तक तो जा नहीं सकती है। तो मैं उच्चारण जो करता हूँ तो कंठ से उच्चारण तो सही ढंग से करता हूँ, मगर वो मुख द्वार तक आते आते जिह्वा में विकृति होने के कारण उसमें जो बाहर ध्वनि निकलती है उसमें थोड़ा अंतर आ जाता है। इसलिए आपको सुनने में थोड़ा अटपटा लगता होगा। तो अब मैं क्या करूं, अब तो जो है इस उम्र में अब ऑपरेशन भी तो नहीं करा सकता हूं। तो रुकावट यानी कि जो आनंद आना चाहिए श्रवण में वो आनंद नहीं आ पाता है, रुकावट आती है। तो इस रुकावट के लिए खेद है, मगर जो भी इधर से जो है सामग्री जा रही है तो सामग्रियां तो आप लोग को पसंद आ रही है और मेरा प्रयास भी है कि उतनी सामग्री मैं आपको दे दूं जो कहीं भी 1 या 2 पुस्तक में उपलब्ध नहीं है। तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं पाठ पर कि अभी हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी विषय में जो 10 इकाइयाँ हैं उन 10 इकाइयों में से मैं तो हिंदी साहित्य का इतिहास को लेकर के चला था जो कि सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, मगर मुझे लगा कि जो है और बताया भी था पिछले वीडियो में कि कौरे कौरे बिस्मिल्लाह हम लोग करेंगे, यानी कि सभी पाठों से हम लोग यानी कि 10 इकाइयों से हम लोग बीच बीच में करते रहेंगे, यानी कि नीरस न हो, निरस्ता न आए, इसलिए ब्रेक दे करके करेंगे। इसीलिए जो है 4 दिन का ब्रेक भी कर दिया। और ब्रेक का कारण दूसरा भी रहा कि अभी जिस रूप में मैं आपके सामने आ रहा हूँ यह पहले जो है मोबाइल से आता था, अब जो है नया वीडियो कैमरा लाया हूँ और वेब कैम, और साथ ही अब टैबलेट यानी कि टैब पेन, बॉल पेन से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो उसमें भी जो है कुछ सीखने में समय लग गया। तो क्वालिटी कैसी है इसकी और तरीका कैसा है इसको लेकर के भी कमेंट्स जरूर कीजिएगा, फ़ोन भी कीजिएगा। तो चलें अब हम लोग इकाई 1 में जहाँ तक बताया हूँ उससे
आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा में व्यवहारित स्वरों की संख्या है। तो स्वर और व्यंजन तो आप जान ही रहे हैं, स्वयं राजन्ते स्वर, और जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होता है व्यंजन है। संस्कृत में मौलिक रूप से 13 स्वरों का व्यवहार होता है, और वे स्वर धीरे धीरे जब लौकिक संस्कृत, वैदिक लौकिक संस्कृत, प्राकृत, पाली और अपभ्रंश का समय आता है तो उसमें विकृतियाँ आने लगती है। तो अपभ्रंश में आते आते मूल रूप से 3 जो ह्रस्व स्वर हैं अ ई उ, और इसके 3 दीर्घ स्वर आ ई उ, और उसके बाद 2 संयुक्त स्वर ए ओ रह जाते हैं। और ऐ औ का जहाँ तक सवाल है तो ये अपने मूल रूप में उच्चरित न हो करके ऐ और औ के रूप में उच्चरित होते हैं। तो इस प्रकार अपभ्रंश में स्वरों की संख्या 8 हो जाती है। तो अपभ्रंश में व्यवहारित स्वरों की संख्या 8 है। अब अगला प्रश्न है, अपभ्रंश में किस प्रकार के शब्दों का बाहुल्य है, या यह किस प्रकार की भाषा है। आकार विकल्प है आकार बहुला, इकार बहुला, उकार व्यंजनांत बहुला। अब ये नया तरीका लाया हूँ, इसलिए इसमें कुछ सोचना देखना पड़ रहा है। हाँ, तो आकार बहुला है, उकार बहुला है, व्यंजनांत बहुला है, या स्वरांत बहुला है। तो स्वर तो हैं, पर्याप्त हैं। व्यंजन यहाँ व्यंजनांत बहुला ये भाषा नहीं है, वरन कर्म संस्कृत के जो शब्द हैं उसमें के अंतिम में उ की मात्रा आ जाती है। और तो संस्कृत से ही, संस्कृत के बाद में स्वरांत व्यंजन, स्वरांत जो होते हैं वो हटने लगते हैं। जैसे राम, श्याम, आम, बालक हम करते हैं ना, तो बालका न करके बालक करते हैं। श्याम, श्यामा न कह करके श्याम करते हैं, यानी कि अंतिम के अ का हम लोग विलोप कर देते हैं, जिसको लोप भी कहते हैं संस्कृत में। और मगर जो है अपभ्रंश में उ की मात्रा ला देते हैं। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा उकारांत बहुला भाषा है। तो उकार बहुला भाषा है अपभ्रंश। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय आर्य भाषाओं में एक शब्द के अनेक रूप मिलते हैं, सुमेलित करें। पाणिनि के पतंजलि का हम लोग यह सूत्र भी देखे हैं अपभ्रंश के बारे में की परिभाषा के लिए, कि एकैकस्य शब्दस्य बहु अपभ्रंशा, यानी कि एक शब्द के अनेक रूप मिलते हैं। तो संस्कृत में कितने रूप मिलते हैं, प्राकृत में कितने हैं, अपभ्रंश में कितने हैं, और हिंदी में कितने हैं। तो ये शब्दों के रूप में परिवर्तन कारक, लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार उनके रूप बदलते हैं। तो चूँकि संस्कृत में 8 कारक रहे हैं और 3 वचन रहे हैं और 2 और 3 ही लिंग रहे हैं, तो लिंग के आधार पर तो प्रत्येक लिंग के 8 कारक और 3 वचन के अनुसार और तिरिका 24 हो जाएगा। तो अ में अ के साथ जो है 24 रूप। अब प्राकृत में आ करके अब जो 2 इसमें द्विवचन समाप्त हो जाता है। प्राकृत में 2 ही वचन रहता है, एक वचन और बहुवचन, और संबंध और संबोधन को कारक के दायरे से निकाल देते हैं, तो हो जाते हैं 6। तो प्रत्येक के हो जाएंगे 6 दूनी का 12 रूप। अब वैसे ही अपभ्रंश में, तो अपभ्रंश में प्राकृत में 6 कारक हैं। अब अपभ्रंश में उन 6 कारकों को 3 वर्ग में बांट दिया गया है, यानी कि वर्गीकृत कर दिया गया है। तो कर्ता और कर्म को एक वर्ग में रखा गया है, और संप्रदान, अपादान और संबंध को दूसरा समूह है, और करण और अधिकरण तीसरा समूह है। तो इस प्रकार कारकों के 3 समूह, यानी कि 3 प्रकार हो गए। तो और इसके 2 वचन हो गए, तो 3 दूनी का 6। और उसके बाद हिंदी में, तो हिंदी में प्रत्येक शब्द के, एक शब्द के 2 रूप होते हैं, मूल और तिर्यक।
तो प्रत्येक से एक वचन और बहुवचन, तो हिंदी में हो जाएंगे 4। तो इस प्रकार अब मिला लें, अ में चौथा, ब में तीसरा, अ में चौथा, ब में तीसरा, स में दूसरा, स में दूसरा, द में पहले का। तो इस प्रकार हो गए। सही उत्तर इसका होगा घ। अब अगला प्रश्न, ब्रज भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी उपसमूह की भाषा है। तो पश्चिमी हिंदी उपसमूह की भाषाओं का उद्भव सौरसेनी के जो 3 रूप हैं, माध्यमिक सौरसेनी, पश्चिमी सौरसेनी और उत्तर सौरसेनी। तो पश्चिमी हिंदी का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। तो चूंकि यहाँ पर पश्चिम नहीं दिया गया है सौरसेनी, या सिर्फ तीनों का, चूंकि सौरसेनी कहने का मतलब हुआ कि इसके 3 भेद हुए, पश्चिमी सौरसेनी, माध्यमिक सौरसेनी और उत्तरी सौरसेनी। तो पश्चिमी सौरसेनी से, तो पश्चिमी सौरसेनी यहाँ विकल्प नहीं है मगर सौरसेनी विकल्प है, तो इसका सही उत्तर होगा क, सौरसेनी अपभ्रंश। अब अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना कब हुई? तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना गांधी जी ने की थी। और कब? तो अब इसमें 1911 में, 18 में, 75 में, 42 में। तो 18-11 में तो ये दक्षिण अफ्रीका में है, आते हैं मगर फिर चले जाते हैं 12 में, फिर 13 में आते हैं, फिर 15 में आते हैं। तो ये हो नहीं सकता है। उसके बाद 17 जून, और ये 75 तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि उसके पहले ही इनकी हत्या हो जाती है 1948 में। और उसके बाद 9 अगस्त 1942। तो 9 अगस्त 1942 किस लिए प्रसिद्ध है? भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। तो बच गया सही 17 जून 1918। तो 17 जून 1918 को दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना हुई। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने की? तो ये उत्तर बता दिया कि महात्मा गांधी ने की थी। तो इसका सही विकल्प महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो जो संस्थापक हैं वे ही जो है अध्यक्ष बने। तो यहाँ भी उत्तर हो जाएगा घ, यानी कि महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का उद्घाटन किसने किया? ये तो हो गया कि स्थापना महात्मा गांधी ने की, वही उसके संस्थापक अध्यक्ष रहे। अब तो और उद्घाटन करने के लिए इन्होंने श्रीमती एनी बेसेंट को बुलाया था। तो उद्घाटनकर्त्री श्रीमती एनी बेसेंट। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का प्रथम वर्ग किसने लिया? तो ये तो देख लिए कि गांधी जी संस्थापक हैं, एनी बेसेंट ने उनका उद्घाटन किया। और गांधी जी अपने काका कालेलकर भी हिंदी के हितैषी रहे हैं। और यहाँ पर और महात्मा गांधी ने अपने बेटा को ही उस स्कूल में रख दिया था। तो इसका उत्तर होगा देवदास गांधी, यानी कि पहला क्लास जो है लिया, यानी कि शुरुआती क्लास वर्ग। उद्घाटन में तो वो सब हुआ ही, भाषण वगैरह और हिंदी क्यों सीखें उसकी उपयोगिता पर तो भाषण हुआ ही, मगर क्लास लिया देवदास गांधी ने। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना कहाँ हुई या उसका मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिण भारत त्रिवेंद्रम, मुंबई, मद्रास और हैदराबाद। तो हैदराबाद तो एक देसी रियासत थी, मुंबई तो दक्षिण भारत में नहीं है, त्रिवेंद्रम वहाँ पर है। तो त्रिवेंद्रम के जो है राजा थे। और मुंबई जो है पश्चिमी भारत है, दक्षिण भारत में है नहीं। तो मद्रास है, और यही मद्रास रेसिडेंसी, और इसी मद्रास रेसिडेंसी के माध्यम से पूरे दक्षिण भारत पर अंग्रेज नियंत्रण रखते थे। और आज इसका नाम चेन्नई है। तो इसलिए सही उत्तर होगा मद्रास या चेन्नई। अगला प्रश्न है, भाषा और साहित्य के लेखक हैं। तो भाषा और साहित्य, इतिहास में हम लोग पढ़े थे, जब इतिहास के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर रहे थे तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखते हैं, धीरेन्द्र वर्मा भाषा विज्ञानी हैं, राम स्वरूप चतुर्वेदी हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास लिखते हैं, बच जाते हैं श्याम सुंदर दास। तो भाषा और साहित्य के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1910 में नागरी प्रचारणी सभा काशी
की बैठक होती है और उस बैठक में यह जो है निर्णय लिया जाता है कि हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी हितैषियों का एक सम्मेलन होना चाहिए। तो और यह प्रस्ताव सब स्वीकृत होता है। तो 1911 में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना होती है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक सभापति हैं, यानी कि अब हुआ कि जो है काशी में इसकी जो है 1910 में बैठक होती है और उस बैठक में बैठक का सभापति तो पंडित मदन मोहन मालवीय को करना पड़ता है और चूंकि यह प्रस्ताव भी उन्हीं के द्वारा लाया गया था, इसलिए इसका सही विकल्प होगा ग, यानी कि मदन मोहन मालवीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक भी हैं और प्रथम सभापति या अध्यक्ष भी हैं। उसके बाद हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम प्रधानमंत्री, तो साहित्य सम्मेलन का जो अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री कहलाता है। तो महात्मा गांधी नहीं है, 10-11 में तो है नहीं, पुरुष मदन मोहन मालवीय तो अध्यक्षता करते हैं। और तो इसमें और लाला लाजपत राय तो ये बनारस से नहीं, ये पंजाब से अमृतसर से जुड़े हुए रहते हैं, वहाँ पर एक गुरुकुल कांगड़ी से संबंधित हैं। तो इसमें पुरुषोत्तम दास टंडन को प्रथम प्रधानमंत्री बनाया जाता है। सही विकल्प ख, पुरुषोत्तम दास टंडन। अगला प्रश्न है, नागरी परिचारणी सभा काशी के द्वारा हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो ये बता ही दिया, 1910 में हुआ था, 1 मई 1910 को, और 10 अक्टूबर 1910 ईस्वी को निर्णय हो गया कि अब सम्मेलन की स्थापना होगी और इसका अगला अधिवेशन या सम्मेलन प्रयाग में होगा। तो सही उत्तर क, 1910 में। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित पाक्षिक पत्रिका का नाम है। हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा 2 पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं, तो एक पाक्षिक और दूसरी त्रैमासिक। तो पाक्षिक पत्रिका का नाम राष्ट्रभाषा संदेश है और त्रैमासिक पत्रिका का नाम शोध त्रैमासिक है। तो इसमें पाक्षिक पत्रिका पूछा गया है, तो इसका सही विकल्प होगा ग, यानी राष्ट्रभाषा संदेश। अब अगला प्रश्न है, अब यहाँ पर एक बात अभी स्पष्ट कर दूं, चूँकि जो कंप्यूटर से जिस लैपटॉप का मैं उपयोग कर रहा हूँ उसमें की अलग से जो है न्यूमेरिक कीबोर्ड नहीं है, तो इसलिए इसमें ड्रॉ जो कि कैरेक्टर मैप से लगाना पड़ता है, नहीं आ पाता है। तो राष्ट्र सही नहीं है, उसको सही कर लेंगे या सही समझेंगे। वैसे प्रयास करूंगा कि अलग से कीबोर्ड ला करके दुरुस्त कर लूँगा। तो अब आगे चलें, तो राष्ट्रभाषा लिखा हूँ और यहीं आते रहा है, जहाँ ट्र रहेगा वहाँ ऐसा हो जा रहा है, अगर इसको बाद में दुरुस्त कर लेंगे हम लोग। तो वैसे है ये राष्ट्रभाषा है। चलिए ऐसे कलम से मैं बना देता हूँ। तो त्रैमासिक पत्रिका का नाम शोध त्रैमासिक है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा ली जाने वाली परीक्षा नहीं है। क में है प्रथमा एवं मध्यमा, दूसरा ख में है मध्यमा एवं विशारद परीक्षाएं ली जाती है। साहित्य रत्न एवं आयुर्वेद विशारद की भी परीक्षा ली जाती है और उपाधि भी दी जाती है। और विद्या वाचस्पति एवं विद्यासागर की उपाधि या परीक्षा हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा न दी जा करके यह विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ भागलपुर के द्वारा दी जाती है। तो यह परीक्षा या उपाधि हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा नहीं दी जाती है, इसलिए इसका सही विकल्प होगा घ, यानी कि विद्या वाचस्पति एवं विद्यासागर की उपाधि या परीक्षा प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा नहीं ली जाती है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार नहीं है। मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मेलन द्वारा ही दिया जाता है। प्रभात शास्त्री सम्मान, प्रभात शास्त्री सम्मेलन के अध्यक्ष रहे, प्रधानमंत्री रहे हैं, तो ये पुरस्कार दिया जाता है। और ग में मंगला प्रसाद एवं पारितोषिक और प्रभात शास्त्री सम्मान, तो ये दोनों क और ख दोनों को मिला दिया गया है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार इसके द्वारा नहीं दिया जाता है, वरन ये शिक्षा
मंत्रालय के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो सही विकल्प होगा घ। अगला प्रश्न, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की स्थापना कब हुई? वर्धा तो गांधी जी से जुड़ा हुआ है, गांधी जी ने इसकी स्थापना की और गांधी जी ने इसकी स्थापना की 1936 में। 1936 में इसकी स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के संस्थापक हैं। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के संस्थापक तो कहाँ पर है? तो ये तो पढ़ लिए कि वर्धा में है, तो और उत्तर होगा क, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत। तो संस्कृत के समानांतर प्राकृत, प्रथम प्राकृत है, प्रथम प्राकृत को ही पाली कहते हैं और यह 1500 ईस्वी पूर्व से पाली का समय या प्रथम प्राकृत का समय ईस्वी सन के आरंभ तक चलता है। उसके बाद द्वितीय प्राकृत आती है जिसको साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं और प्राकृत के बाद यानी कि प्राकृत द्वितीय का विकसित रूप अपभ्रंश है और अपभ्रंश के विकसित रूप से ही यानी कि अपभ्रंश में जब विकृतियाँ आती हैं तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास होता है। तो इस प्रकार सही विकल्प इसका होगा ग, यानी कि अपभ्रंश से भारतीय आर्य भाषाओं का विकास होता है। अगला प्रश्न, भारतीय आर्य भाषा परिवार की प्राचीनतम भाषा है। तो प्राचीनतम भाषा तो लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत, प्राकृत और पाली। तो प्राकृत या पाली प्रथम प्राकृत में जो है के 3 रूप हो गए हैं, प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत। प्रथम प्राकृत को ही पाली कहते हैं। तो कुछ लोग जो है और विशेष करके बौद्ध धर्म से संबंधित से संबंधित लोग या बौद्ध धर्म के समर्थक या मनुस्मृति के विरोधी या लोग जो है प्राकृत को, चूँकि प्राकृत का अर्थ होता है मूल, प्राचीन, तो प्राकृत को सबसे पुरानी भाषा मानते हैं। मगर प्रमाणिक और संस्कृत को कहते हैं कि यह संस्कारित की हुई भाषा है, यानी कि प्राकृत को ही संस्कारित करके संस्कृत बनाया गया था। तो इसलिए प्राकृत को मानते हैं। मगर प्रमाणिक साक्ष्य यही है कि और ऐतिहासिक भी साक्ष्य है कि सबसे प्राचीनतम भाषा वैदिक संस्कृत है जिसमें वेदों की रचना हुई है और वेदों और उसी वैदिक संस्कृत का विकसित रूप लौकिक संस्कृत है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ख, यानी कि वैदिक संस्कृत सबसे प्राचीनतम भाषा है। अगला प्रश्न, किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है? किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं? तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, सही है। नेपाली भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, भी सही है। संस्कृत भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। गुजराती की अपनी लिपि है, तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा सही, यानी कि सही विकल्प होगा गुजराती देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक हैं। हिंदी भाषा का इतिहास पहले जो है बात हुई है, तो हिंदी भाषा का इतिहास धीरेन्द्र वर्मा का लिखा हुआ है। उदय नारायण तिवारी ने तो हिंदी भाषा उद्भव और विकास लिखा था। हिंदी भाषा उद्भव और विकास श्याम सुंदर दास, भाषा और साहित्य अभी हम लोग देखे, भाषा और साहित्य, और भोलानाथ तिवारी का हिंदी भाषा किताब है, नाम है। तो सही इसका उत्तर होगा हिंदी भाषा का इतिहास के लेखक धीरेन्द्र वर्मा है। अगला प्रश्न है, सामान्य भाषा विज्ञान नामक पुस्तक के लेखक हैं। यानी कि भाषा विज्ञान के सामान्य परिचय या परिचयात्मक ग्रंथ लिखने का प्रयास 2 लोगों ने जो है आरंभ में किया, उदय नारायण तिवारी और भोलानाथ तिवारी तो बाद में आते हैं। पहले आते हैं देवेंद्र नाथ शर्मा और बाबूराम सक्सेना। और देवेंद्र नाथ शर्मा ने भाषा विज्ञान की भूमिका लिखी थी और बाबूराम सक्सेना सामान्य भाषा विज्ञान लिखते हैं। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा ग, सामान्य भाषा विज्ञान नामक पुस्तक के लेखक बाबूराम सक्सेना हैं। अगला प्रश्न, भाषा विज्ञान की भूमिका नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो बताया कि देवेंद्र नाथ शर्मा भाषा विज्ञान की भूमिका के लेखक हैं। 1955 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी।
55 तिथि जो है गड़बड़ा रहा हूँ, 55 या 65 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी। और उदय नारायण तिवारी का हिंदी भाषा, उद्भव और विकास, बाबूराम सक्सेना की सामान्य भाषा विज्ञान और भोलानाथ तिवारी की हिंदी भाषा। तो भाषा विज्ञान की भूमिका के लेखक देवेंद्र नाथ शर्मा हैं। राष्ट्रभाषा हिंदी समस्याएं और समाधान नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो जो अभी बात हुई भाषा विज्ञान की भूमिका, तो इसमें देवेंद्र नाथ शर्मा ने जब भाषा विज्ञान की भूमिका की यह पृष्ठभूमि है। और मेरा सौभाग्य है कि देवेंद्र नाथ शर्मा जी से मुझे पढ़ने का सौभाग्य भी मिला, और वे बहुत ही सरल भाषा में और समझा देते थे। भाषा विज्ञान जो कि नीरस विषय माना जाता है, उस नीरस विषय को इतना जो है सरस और सरल बना देते थे कि लगता था कि एक कविता पढ़ा रहे हैं। यानी कि जो हम लोग पद्मावत पढ़ते थे, तो पद्मावत में जैसा आनंद बारहमासा में और नागमती के वियोग वर्णन में मिलता था, उससे कहीं ज़्यादा आनंद देवेंद्र नाथ शर्मा के जो भाषा विज्ञान पढ़ाते थे, तो उसमें आनंद आता था। तो राष्ट्रभाषा हिंदी समस्याएं और समाधान नामक ये जो पुस्तक पहले लिखे थे, और वह पुस्तक इतनी जो है प्रचलित हुई थी, और लोगों की जो है लोगों ने, और विशेष करके उस समय जो वहाँ के जगन्नाथ राय शर्मा, राम त्वक्या शर्मा जी, अनंतलाल चौधरी और ने उनसे निवेदन किया था, रामखिलावन राय ने, कि आप भाषा विज्ञान की पुस्तक लिखिए ना। तो इसी से प्रेरित हो करके देवेंद्र नाथ शर्मा ने भाषा विज्ञान की भूमिका लिखी थी। तो राष्ट्रभाषा हिंदी समस्याएं और समाधान पुस्तक के लेखक देवेंद्र नाथ शर्मा जी हैं।